नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये वाकया है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। जयपुर में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है गोपीरामपुरा रोड। तो इसी गोपीरामपुरा रोड में पिछले साल यानी 26 अगस्त 2024 को एक रोड एक्सीडेंट की घटना होती है। रोड एक्सीडेंट में एक शख्स किसी अज्ञात गाड़ी के नीचे आ जाता है और बुरी तरह से कुचला जाता है। उस आदमी को जिस भी गाड़ी ने हिट किया था वो टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी मौत तो हुई, लेकिन डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चेहरा भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। शरीर के बहुत सारे अंग जो है वो शत विक्षत हो गए थे, हड्डियां टूट गई थी, तो बहुत बुरी हालत थी और कपड़े भी बिल्कुल चीथड़ों में फटकर उस पूरे इलाके में बिखरे हुए थे। तो ये एक भयानक एक्सीडेंट का मामला था। अब जब ये एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डेड बॉडी को देखा। पुलिस को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि भाई बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पुलिस को कुछ जानकारी भी मिली, कुछ सुराग मिले। पुलिस को पता चला कि एक स्कॉर्पियो जो है उसने इस आदमी को टक्कर मारी थी। इस तरह की सूचना पुलिस को मिली, लेकिन मरने वाले आदमी की पहचान जो है वो पता नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी जेब में ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं था, मतलब जेब में कोई आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं था कि उस आदमी की पहचान हो पाती। अलबत्ता पुलिस ने जब पूरी बॉडी का मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि उसकी बाँह पर KMC लिखा हुआ है। अब ये KMC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पुलिस को पता नहीं था। पुलिस को एक लीड या एक सुराग, ये जो 3 वर्ड थे KMC, इससे अब पुलिस को ढूंढना था, पता करना था। पुलिस ने इससे पहले कि पुलिस इस आदमी की पहचान पता करती, पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, क्राइम टीम के लोगों को बुलाया, ताकि एक्सपर्ट भी आकर इस सीन ऑफ क्राइम को देखें और अपनी राय दें कि ये एक्सीडेंट किन हालात में हुआ होगा। तो जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुँचे, क्राइम सीन के एक्सपर्ट माहिर लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने आकर ये देखा कि जिस अंदाज में एक्सीडेंट हुआ है वो नॉर्मल नहीं लगता है। यानी जिस भयानक तरीके से इस आदमी को गाड़ी के नीचे कुचला गया है वो आम तौर पर एक्सीडेंट के मामले में नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट के मामले में कोई बड़ी गाड़ी किसी को हिट करती है, वो उस बंदे की हड्डियां टूट जाती है, वो ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी आदमी को अगर कुचला जाए 1-2 बार आगे पीछे करके, तब उसकी हालत डिफरेंट होती है। तो जो एक्सपर्ट पहुँचे उन्होंने इसको देखकर, खासकर डेड बॉडी को और सीन ऑफ क्राइम को देखकर ये शक जताया कि शायद इस आदमी की मौत जो है वो एक्सीडेंट में नहीं हुई है, लेकिन इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये एक राय पुलिस वालों को मिली और इसी के साथ पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब बाकी एक्सपर्ट कमेंट्स जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो भी फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, उनकी तरफ से आनी थी। वो कमेंट पोस्टमार्टम के बाद आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसका पता चला और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि ये मामला वाकई एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि मर्डर का है, क्योंकि जिस तरह से डेलिबरेटली उसकी हड्डियों को चूर चूर किया गया है, गाड़ी उसके ऊपर एक नहीं एक से ज़्यादा बार आई गई हुई लग रही है, तो इससे लगता है कि ये मामला जो है नॉर्मल एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है और किसी ने जानबूझकर उस आदमी को सड़क पर कुचला है। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, यानी ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीन ऑफ क्राइम, ये सारी चीज़ें इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। अब पुलिस को इस मामले की जांच आगे बढ़ानी थी और सबसे पहले उस आदमी की पहचान पता करनी थी। तो पुलिस लगातार कोशिश कर ही रही थी, डेड बॉडी की तस्वीरें लेकर आसपास के थाना इलाकों में जांच करके, पूछताछ करके। तो पुलिस को उस आदमी की पहचान भी सूनर और लेटर पता चली और उस आदमी का नाम था कृष्ण मोहन चौधरी। यही वजह है कि उसके हाथ में KMC लिखा हुआ था। कृष्ण मोहन चौधरी की पहचान हो गई। ये पता चल गया कि वही रोड एक्सीडेंट नुमा कत्ल का शिकार बना है। उसका घर जो है वो जयपुर में निमोडिया चाक्सू नाम के एक जगह पर था। अब पुलिस निमोडिया चाक्सू पहुंची, घर वालों से बातचीत की। घर वालों को बताया कि आपके फैमिली मेम्बर की हमें लाश मिली है और इस तरह की हालत है।
तो घर वाले बहुत दुखी नज़र आए, रोने लगे और उन्होंने म्यूटिलेटेड डेड बॉडी ही सही उसकी तस्वीरों को देखकर और बॉडी पार्ट्स जो भी रिमेनिंग थे उनको देखकर पहचाना कि हाँ, ये उन्हीं के घर के मेंबर कृष्ण मोहन चौधरी की लाश है। अब पुलिस ने उनको बताया कि हमें तो ये मामला देखिए मर्डर का लग रहा है, क्योंकि जिस भयानक तरीके से कृष्ण मोहन को कुचला गया है वो नॉर्मल एक्सीडेंट के मामले में होता नहीं है। तो आप लोगों को क्या किसी पर शक है? कृष्ण मोहन के पूरे परिवार को किसी पर भी शक नहीं था। उनका कहना था कि नहीं, हमारी तो पहली बात किसी से दुश्मनी नहीं है और कृष्ण मोहन की भी हमें नहीं लगता किसी से कोई दुश्मनी होगी, क्योंकि घर में भी कभी उसने इस तरह की कोई बात हमसे शेयर नहीं की। तो हमें तो ये मामला एक्सीडेंट का ही लगता है और हमें मर्डर नहीं लगता। ये घर वालों ने शुरुआती पूछताछ में ये बात बताई। हालांकि पुलिस को मर्डर का मामला लग रहा था, तो पुलिस ने घर वालों से बातचीत करके उसके बड़े भाई, जिनका नाम हनुमान प्रसाद है, उनके हवाले से पुलिस ने एक एफआईआर इस सिलसिले में दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ये पता लगाने लगी कि इस कृष्ण मोहन नाम के आदमी की क्या किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वाले न जानते हों और किसी से दुश्मनी हो। तो पुलिस ने जब इसकी हिस्ट्री पूरी निकाली तो पता चला कि नहीं, उसकी एज सच किसी से दुश्मनी नहीं थी। बातचीत करने, छानबीन करने, घर वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि ये कृष्ण मोहन नाम का जो आदमी था ये नशे का आदी था और भयानक नशा करता था। स्मैक, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो लिया करता था और इसकी वजह से जाहिर है परिवार के लोग भी उससे काफ़ी नाराज़ रहते थे, परेशान रहते थे। साथ ही जब नशे के सामान के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो छोटी मोटी चोरियां करता था। कभी किसी से छोटे मोटे कुछ रुपए उधार ले लिया, उसे वापस नहीं किया। इस तरह की केस हिस्ट्री उसकी ज़रूर थी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लाखों रुपए हड़प लिए हों या किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो और उसकी वजह से कोई इससे बहुत ज़्यादा खुंदक रहता हो, जानी दुश्मनी हो। इस तरह की कोई बात पुलिस की तफ्तीश में सामने नहीं आई। हाँ, नशे वाली बात सामने आई। और एक बात तफ्तीश में, छानबीन में ये भी पता चला कि इसके इन आदतों की वजह से घर के लोग बहुत परेशान थे। इसका जो घर है यानी चौधरी परिवार, ये कोई आर्थिक रूप से बहुत अमीर लोग नहीं हैं। हनुमान प्रसाद जो कृष्ण मोहन चौधरी का बड़ा भाई है वो एक हॉस्पिटल में काम करता था और घर में बीवी, बच्चे, पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन सारे लोगों की जिम्मेदारी जो है हनुमान प्रसाद के ऊपर थी। हनुमान प्रसाद ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता था कि उसका छोटा भाई कृष्ण मोहन चौधरी मतलब परिवार को चलाने में उसकी मदद करे और थोड़ा जिम्मेदार बने, नशे की आदत से बाहर निकले। कई बार उसकी समझाइश हुई, घर वालों ने समझाया बुझाया, नशा मुक्ति केंद्र तक ले जाने की कोशिश हुई, सारी कवायदें हो गई, लेकिन ये कृष्ण मोहन जो है वो मानने वाला नहीं था। वो हर रोज़ जो है वो नशा करता था। घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वालों ने ये तकलीफ़ वाली कहानी सुनाई। हालांकि उन्होंने अफसोस भी बहुत जताया कि इतना होने के बावजूद भाई था तो हमारा ही भाई और हमारा ही सगा, उसकी मौत हुई, हमें बड़ा दुख है। ये सारी बातें पता चली। इस बीच ये भी पता चला कि वो जो है वो हर रोज़ तकरीबन 1500 से 2000 रुपए की रकम जो है वो नशे के पीछे खर्च कर दिया करता था। नॉट एग्जैक्टली 2000, लेकिन 1000-1500 तो मान कर चलिए कि उसे हर रोज़ अपने नशे की पूर्ति के लिए चाहिए होती थी। कभी वो घर से लेता, घर से चुराता, कभी किसी नाते रिश्तेदार से लेता। और आपको अगर इस तरह के नशेड़ियों से कभी पाला पड़ा हो तो मैं आपको बताऊं कि वाकई उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है। नशा नहीं मिलने पर वो फिज़िकली, मेंटली इतना अपसेट हो जाते हैं कि वो कुछ भी करते हैं, अपराध करते हैं। अपने घर से अपराध की शुरुआत होती है, फिर अड़ोस पड़ोस में होती है, फिर दूर दराज में होती है, ये बढ़ता जाता है। तो ये जो कृष्ण मोहन चौधरी था, इसका मामला कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था। छोटे मोटे अपराध नशे के जुगाड़ के लिए जितना हो सकता है वो ये किया करता था। तो खैर, ये कहानी, ये हिस्ट्री अब तक की पूछताछ में सामने आई। अब पुलिस ने सोचा कि एक बार हनुमान प्रसाद जो उसके भाई हैं, उसके भाई से थोड़ी और तसल्ली से उसके बारे में जानकारी ली जाए, पूछताछ की जाए। पुलिस ने हनुमान प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया। एक बार बुलाया, उसने कहा कि अभी बहुत अफसोस में हूँ, दुख में हूँ, अभी नहीं आ सकता, बाद में आऊँगा। दूसरी बार बुलाया, उसने कोई और बहाना दिया। तीसरी बार बुलाया, उसने कहा कि अभी तो 13वीं भी नहीं हुई है, अंतिम संस्कार किया है। तो इस तरह से पुलिस ने उसे 3-4 बार उसको बुलाया थाने में पूछताछ करने के लिए और कहा कि आपके भाई का कत्ल हुआ है, हमें जानकारी जुटानी है। लेकिन जितना प्रोएक्टिव तरीके से हनुमान प्रसाद को इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना चाहिए था, हनुमान ने वैसा बिल्कुल नहीं किया। बल्कि एक मोमेंट तो ऐसा आया कि बार बार बुलाने के बाद भी जब हनुमान नहीं आ रहा था तो
पुलिस वाले जो है ये लगने लगा उनको कि हनुमान प्रसाद कुछ जानता है और वो छिपा रहा है। अब पुलिस के शक की सुई जो है वो हनुमान प्रसाद की तरफ ही घूमने लगी। ऐसे में जब कोई बंदा नहीं आता और बार बार पुलिस को अवॉइड करता है तो जाहिर है कॉमन सी बात है, शक तो होगी ही। अब पुलिस ने हनुमान प्रसाद को बुलाया नहीं बल्कि खुद हनुमान प्रसाद के पास पहुंच गई और उसे हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की और उससे समझना चाहा कि भाई कैसे हुआ सब कुछ, तो शुरू में वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये और कोई नहीं बल्कि कृष्ण मोहन चौधरी का बड़ा भाई हनुमान प्रसाद था, जिसने अपने छोटे भाई की हत्या करवाई थी और हत्या करवाने के लिए भी उसने 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवार में बहुत ही अशांति थी, क्योंकि वो जो कृष्ण मोहन है वो नशे की वजह से पूरे परिवार का माहौल ख़राब कर रहा था। घर वाले ऊब चुके थे, खासकर बड़ा भाई ऊब चुका था। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या करने का और करवाने का फ़ैसला किया। वो हॉस्पिटल में काम करता था, उसका एक दोस्त है विजय, उसने विजय से बात की और विजय ने अपने एक और दोस्त ब्रजभूषण से बात की। इन 3 लोगों ने मिलकर एक सुपारी किलर से बात की, जो सुपारी किलर उत्तर प्रदेश का बेसिकली रहने वाला है, उससे बात की और उसका नाम है कन्हैया जादौन। तो इन 4 लोगों ने मिलकर टोटल उस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया, उस साजिश को रचा 1.5 लाख रुपए के बदले में। और मौका देखकर 26 अगस्त की रात को स्कॉर्पियो से उसी कन्हैया जादौन जो मथुरा का रहने वाला है और प्रोफेशनल क्रिमिनल है, उसको 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उससे लिंक जो है वो विजय और ब्रजभूषण नाम के 2 दोस्तों ने मिलकर निकाली थी। उसी लिंक की बदौलत वो जादौन तक पहुँचे और जादौन ने इस काम को करने का फैसला किया। कुछ रुपए जो है विजय और ब्रजभूषण को भी मिलने थे, तो इसके एवज में उन्होंने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करके 26 को जो है वो कुचल कर उसकी हत्या कर दी, कृष्ण मोहन चौधरी की। अब पूरी कहानी जो है वो सामने आ चुकी थी, कातिल गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन ये जो मेन किलर था, मेन एग्जीक्यूटर कन्हैया जादौन, ये फरार था। ये अगस्त से लेकर अब तक पिछले महीने तक फरार था। फरवरी महीने में 14-15 तारीख को जयपुर में ही एक जगह पुलिस चेकिंग कर रही थी असलहों की, तो इस आदमी को नाके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से कुछ हथियार मिले और जब इससे पूछताछ हुई, इसकी हिस्ट्री शीट पुलिस ने निकाली, तो पता चला कि अरे ये तो वही आदमी है जो कृष्ण मोहन चौधरी के कत्ल के मामले में पिछले साल अगस्त के महीने से ही वांटेड है। तो फिर पुलिस ने इस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया और एक तरह से देखा जाए तो अगस्त से लेकर अब फरवरी में जाकर पुलिस ने फाइनली इस केस को पूरी तरह से क्लोज़ करने में पुलिस को कामयाबी मिली। और वो एक पॉजिटिव क्लोज़ है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करके सारी कहानी पता लगा चुकी है, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस दाखिल करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो कई बार नशे की वजह से परिवार के बीच हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई सगा आदमी ही अपने सगे भाई का दुश्मन बन जाता है, रिश्तेदारों का दुश्मन बन जाता है। ये कहानी कुछ वैसी ही है। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हरियाणा की जो कांग्रेस नेत्री या उभरती हुई कांग्रेस की नेता जिसे हम कहें हिमानी नरवाल, उनका कत्ल हुआ, उस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है और पुलिस उस वजह को क्यों छिपा रही थी, ये मैंने कल आपको अपडेट किया था। क्राइम तक पर आप उसकी खबरें लगातार देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी उस स्टोरी को सुना है, उस पर कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के कमेंट्स जो है उनमें से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दीपा देवी नाम की एक हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि भोली भाली और सच्ची महिलाएं राजनीति से दूर रहती हैं और जो अति महत्वाकांक्षी और बहुत सारी उन्होंने और विशेषण भी लिखा है, ऐसी महिलाएं राजनीति में आती हैं। तो दीपा जी, मतलब मैं इस तरह जर्नलाइज करने के पक्ष में नहीं हूँ कि मतलब राजनीति में कोई शरीफ महिला है ही नहीं, सारी चालाक चतुर और ओवर स्मार्ट कनिंग किस्म की महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हाँ, राजनीति एक ऐसा पेशा है जिसमें कोई ज़रूरत से ज़्यादा भोला भाला या मासूम टाइप का आदमी टिक पाएगा, इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ज़माना भी ऐसा ही है और राजनेता जो हैं वो कोई अलग तो होते नहीं। डॉक्टर निक्स कनाडे ने भी कमेंट किया है, वो पूछ रहे हैं कि सुप्रतिम दोस्त कैसे हो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ।
अल्लाह सभी को इस रमज़ान पाक में हर खुशी दे जिसके वो हकदार हैं, जय श्री राम, इन्होंने ये भी लिखा है। देखिए ये है वाकई गंगा जमनी तहज़ीब। ये रमज़ान के मौके पर दुआएं भी मांग रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और ये कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ? आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या तकलीफ़ है प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए। अगर इस सोशल प्लेटफॉर्म पर आप वो बात बता सकते हैं तो, और मेरी आपसे पूरी सॉलिडरिटी है और मेरा फुल सपोर्ट है। मोर पावर टू यू, आप जल्दी से अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। योगा विथ विकास, इन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि लालच, अय्याशी, ब्लैकमेलिंग, झूठी शानो शौकत का अंजाम जो है ख़तरनाक कत्ल की सूरत में सामने आता है। भास्कर अरगडे ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि बिना बताए गुम हो जाते हो और हमसे इंतज़ार करवाते हो। ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो बार बार मैं वही शेर सुनाता हूँ कि वो क्या कहते हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी वाली। तो बाकी शेर की दोनों पंक्तियाँ आप सीक्वेंस वाइज लगा लीजिए, वही बात है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ हूँ, रिसर्च करके तैयार हूँ और आज मन नहीं कर रहा, आज स्टोरी रिकॉर्ड नहीं करूँगा या नहीं सुनाऊँगा, इस तरह का एटीट्यूड नहीं है। वर्कलोड कई बार होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है वो मिस करना पड़ता है। एनीवे, आशा तंवर ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेखा भट्ट हमारी पुरानी लिसनर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच, आपने आज भी कमेंट किया है। निरंजन ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। YTN, इन्होंने लिखा है कि वो मेरे होम स्टेट झारखंड से हैं, रांची से, और मेरी जो आवाज़ है वो रात में सोने में उनकी मदद करता है, ऐसा उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, विश कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। मुकेश यादव जी हैं और राकेश वार्षणे भी हैं। इसके अलावा विक्रम मसीह हैं शायद, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सारे लोग जो हैं, सारे लोगों के कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं, आप जानते हैं, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट करते रहिए। ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, जिसमें आपके सवालों को भी मैं लेता हूँ, जवाब देने की कोशिश करता हूँ, नाम पढ़ता हूँ। तो इससे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि मैं वन साइडेड भाषण देकर चला गया। मेरी कोशिश होती है कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, इसीलिए आप लोगों से कहानी सुनाने के बाद जो है वो बातचीत में किया करता हूँ। तो प्लीज़ इस स्पिरिट को बनाए रखिए, मेरा साथ दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।